हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विश्व के इतिहास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। पूर्वी समस्या, ईस्टर्न प्रॉब्लम, और ये हम पढ़ेंगे क्रीमिया युद्ध और बर्लिन व्यवस्था के विशेष संदर्भ में। इन दोनों समस्याओं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि आखिर पूर्वी समस्या क्या थी। पूर्वी समस्या को उस संदर्भ में देखा जाए तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या थी जिससे यूरोप के विभिन्न राष्ट्र जुड़े हुए थे, उनके अपने स्वार्थ थे। 17वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ कि जो तुर्की साम्राज्य था, ये तुर्की साम्राज्य से जुड़ी हुई समस्या है। 17वीं शताब्दी के अंत तक तुर्की साम्राज्य, जिसे हम ओटोमन साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं, बहुत अधिक विस्तृत था, काफ़ी शक्तिशाली था और इसके अंतर्गत लगभग संपूर्ण बाल्कन क्षेत्र, जिसमें कई देश शामिल थे जैसे सर्बिया, बोस्निया, यूनान, रोमानिया, बल्गेरिया, ये सभी क्षेत्र इसी में थे। लेकिन स्थिति क्या थी कि इस क्षेत्र के निवासी धर्म, भाषा, संस्कृति आदि से तुर्कों से बिल्कुल अलग थे और तुर्क साम्राज्य ने कभी भी इन संस्कृति के लोगों को, इन देशों के लोगों को अपने में मिलाने का और आत्मसात करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि यहाँ के निवासियों का समय समय पर सब तरह से शोषण किया, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पर असंतोष की भावना जागृत होने लगी और 1815 के बाद से यहाँ के जो देश थे वो तुर्की साम्राज्य के विरुद्ध वहाँ पर असंतोष की भावना जागृत होने लगी, विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी और कई देश अब स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे। इस तरह से क्या हुआ कि जो ओटोमन साम्राज्य था उसके स्थान पर छोटे छोटे राज्य में वो साम्राज्य विभक्त होने की स्थिति आई और साम्राज्य के विघटन की स्थिति उत्पन्न होने लगी। तो इस तरह से जो समस्याएं उत्पन्न हुई उनको पूर्वी समस्या कहा गया। पूर्वी समस्या में विश्व के लगभग सभी देशों का हस्तक्षेप था। यूरोप के जो विभिन्न देश थे वो अपने अपने स्वार्थों के कारण पूर्वी समस्या के मसले पर तुर्क से जुड़े हुए थे। तो अब हम देखेंगे कि यूरोपीय शक्तियों के आखिर यहाँ पर क्या स्वार्थ थे। सबसे पहले हम देखेंगे रूस के संदर्भ में। रूस की पूर्वी समस्या में विशेष रुचि थी। सबसे पहला कारण था कि वह तुर्की के एक महत्वपूर्ण शहर कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करना चाहता था। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह था कि रूस इंग्लैंड के समान अपनी जल शक्ति में वृद्धि करना चाहता था और इसी कारण वह काला सागर और उसके जो डलडमरू क्षेत्र था उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था ताकि जल शक्ति में बढ़ोतरी हो सके। तीसरा कारण यह था कि रूस ग्रीक चर्च को मानने वाला था और इस चर्च के अधिकतर पवित्र स्थान जो थे वो कहाँ थे? तुर्की के अधिकार में थे। तो रूस इन पवित्र स्थानों को अपने संरक्षण में लेकर इन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। इसके अलावा जो बाल्कन प्रायद्वीप था उसमें स्लाव जाति के लोग अधिक थे और बाल्कन रूस का पड़ोसी क्षेत्र था जिनमें धर्म, भाषा, संस्कृति आदि को लेकर क्या था बच्चों? समानता की भावनाएं थी। तो रूस तुर्की की कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाकर इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था और तुर्की साम्राज्य का वो पतन चाहता था। अब इंग्लैंड के संदर्भ में देखें तो इंग्लैंड की पूर्वी समस्या की रुचि के दो कारण थे मुख्य। पहला तो इंग्लैंड को यह डर था कि कहीं रूस तुर्की के साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व इतना न बढ़ा ले कि इंग्लैंड की एशियाई साम्राज्य का जो था उसकी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए। तो इससे इंग्लैंड क्या चाहता था कि तुर्की साम्राज्य का प्रभुत्व बना रहे। दूसरा, इंग्लैंड अपने व्यापारिक हितों के कारण भी तुर्की साम्राज्य को बनाए रखना चाहता था, क्योंकि यदि किसी अन्य शक्ति का तुर्क पर अधिकार हो जाता, तुर्की पर, तो उसके व्यापारिक हितों को इससे हानि होती है। पूर्वी समस्या में सबसे अधिक रुचि रखने वाला देश था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के मुख्य कारण यह था कि ऑस्ट्रिया चारों ओर से क्या हुआ था? भूमि से घिरा हुआ था और वह समुद्र तक पहुंचने के लिए तुर्की जो मार्ग जाता था वो तुर्की से होकर जाता था। तो वह इस वजह से
तुर्की में अधिकार करना चाहता था, जिससे न केवल क्या होता उसका व्यापारिक विस्तार होता बल्कि साम्राज्य का विस्तार भी होता। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया का मुख्य व्यापार डेन्यूब नदी से होता था और ऑस्ट्रिया इसलिए नहीं चाहता था कि डेन्यूब नदी के मुहाने पर जो काला सागर है उस पर रूस का अधिकार हो, रूस का प्रभुत्व बढ़े। इसके अलावा सर्बिया क्षेत्र को लेकर भी ऑस्ट्रिया और रूस के मध्य मतभेद की कुछ स्थिति थी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया तुर्की साम्राज्य में अपनी रुचि रखता था। फ्रांस की पूर्वी समस्या में रुचि का कारण राजनीति से अधिक धार्मिक और व्यापारिक था। चूँकि फ्रांस तुर्की का मित्र था और धार्मिक मसलों पर भी और व्यापारिक मसलों पर भी उसे विशेष सुविधाएं प्राप्त थी, फ्रांस ने तुर्की में रहने वाले रोमन कैथोलिकों के प्रति अपनी संरक्षण की नीति घोषित की। तो वह चाहता था कि तुर्की का साम्राज्य बना रहे और वहाँ पर रोमन कैथोलिक लोगों को संरक्षण मिलता रहे। अब एक और महत्वपूर्ण देश था जर्मनी। जर्मनी चाहता था कि वह तुर्की में अपने व्यापार वाणिज्य के विस्तार के लिए रेलवे लाइन का विस्तार कर सके ताकि उसका व्यापार वाणिज्य विकसित हो। तो इस तरह से हम सभी संदर्भ में देखें तो यूरोपीय शक्तियों के जो पारस्परिक स्वार्थ थे, अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ाने को, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने को और साम्राज्यवादी नीति को लेकर, और तुर्की साम्राज्य की जो विघटन की स्थिति थी उसके फलस्वरूप ही विश्व स्तर पर पूर्वी समस्या उत्पन्न हुई, जिसे गठिया रोग की संज्ञा दी गई, जो कभी ठीक नहीं होने वाला था। धीरे धीरे उसने यूरोप के सभी देशों को प्रभावित किया। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्रीमिया युद्ध किस परिस्थितियों में हुआ, आखिर ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिनके फलस्वरूप विश्व स्तर पर क्रीमिया युद्ध की घटना हुई। सबसे पहले सर्बिया क्षेत्र जो देश था उसने तुर्की साम्राज्य के प्रति विद्रोह किया। 1804 में सर्बिया ने तुर्की साम्राज्य के प्रति विद्रोह किया और इस विद्रोह का नेतृत्व काराजोर्ज ने किया। 1815 में मिलोश ओब्रोमोविच के नेतृत्व में सर्बिया के लोगों ने पुनः विद्रोह कर दिया। तो विवश होकर तुर्की के सुल्तान ने क्या किया, ओब्रोमोविच को राजा मानते हुए सर्बिया को स्वायत्त शासन के अधिकार दे दिए। लेकिन अभी भी क्या हुआ बच्चों कि अभी भी सर्बिया पर ओटोमन साम्राज्य का अधिकार बना रहा। तो इसको सर्बिया के लोगों ने स्वीकार नहीं किया और इधर तुर्की पर रूस का दबाव भी बढ़ने लगा। तो इन स्थितियों में विवश होकर 1826 में सर्बिया को पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता दे दी गई और 1830 तक सर्बिया आंतरिक शासन में क्या हुआ, पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। बस यहीं से जैसे ही सर्बिया के विद्रोह की शुरुआत हुई, तुर्की साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ होने लगी। अब अगला, यहाँ के विद्रोह से प्रेरणा लेकर यूनान में साहित्यकारों, राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयासों से राष्ट्रीय आंदोलन की, स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई। यहाँ के आंदोलन का उद्देश्य तुर्की को यूरोप से निकालकर कुस्तुनतुनिया में पुनः यूनानी साम्राज्य को स्थापित करना था, यूनानी संस्कृति को स्थापित करना था। इसके फलस्वरूप अप्रैल 1821 में मोरिया और एजियन सागर के कुछ द्वीपों में विद्रोह उत्पन्न हुए और धीरे धीरे ये संपूर्ण यूरोप में फैल गए। ऐसी स्थिति में जब यूनानियों के विद्रोह बढ़ने लगे तो तुर्की के राजा ने परेशान होकर मिस्र के शासक से सहायता मांगी। उस समय मिस्र का राजा कौन था, महमद अली। उसने सहायता दी, बर्बरता से उसने यूनानियों की हत्या करी। इसके बाद 6 जुलाई 1827 को रूस, फ्रांस और इंग्लैंड की एक संधि हुई, जिसमें इन तीनों देशों ने बोला तुर्की के राजा को कि वह अपने अधीन यूनान को स्वतंत्रता प्रदान कर दे। लेकिन जब राजा ने, सम्राट ने इन शक्तियों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो इन मित्र राष्ट्रों का जो एक जहाजी बेड़ा था उसने 20 सितंबर 1827 को यूनानियों के साथ मिलकर तुर्की की नौसैनिक टुकड़ी पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर दिया।
इसके जवाब में मेहमत अली का पुत्र था इब्राहिम, वो अपना जहाजी बेड़ा लेकर नेवेरिनो की खाड़ी से बाहर निकला। इस पे क्या हुआ, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस की संयुक्त बेड़े ने नेवेरिनो की खाड़ी में प्रवेश किया और 30 अक्टूबर 1827 को तुर्की के जो जहाज़ थे उनको नष्ट कर दिया। और इस घटना के बाद क्या हुआ, अचानक से इंग्लैंड और फ्रांस युद्ध से अलग हो गए। रूस को अब अकेले आगे बढ़ना था और उसको इसका अवसर भी मिल गया। रूस की सेना बाल्कन पर्वतमाला को पार करके एड्रियानोपोल पर अधिकार करके कुस्तुनतुनिया के शहर की ओर बढ़ी। तो विवश होकर तुर्की को 14 सितंबर 1829 को रूस के साथ एड्रियानोपोल की संधि करनी पड़ी। ध्यान रखना बच्चों, 14 सितंबर 1829 रूस और तुर्की के सम्राट के बीच में। इसके अनुसार क्या हुआ कि तुर्की के प्रभुत्व के अंतर्गत यूनान के राज्य का निर्माण करना था, लेकिन यूनानी क्या चाहते थे कि हमें तो सर्बिया की तरह पूरी स्वतंत्रता चाहिए। तो उन्होंने इस समझौते को मानने से मना कर दिया और उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के भी कुछ स्वार्थ थे, तो समस्या और अधिक बढ़ गई। अंत में इंग्लैंड के प्रयासों से 1833 में फ्रांस, रूस और इंग्लैंड का एक नया समझौता हुआ, जिसमें बच्चों क्या हुआ, यूनान को पूरी स्वतंत्रता दे दी गई तथा बवेरिया के राजा के दूसरे पुत्र राजकुमार ओटो को यूनान का राजा बनाने का निर्णय लिया गया। इस तरह से क्या हुआ, सर्बिया के बाद यूनान भी तुर्की के प्रभाव से मुक्त हो गया। इस तरह से यूनान के लोगों ने यूरोप के लोगों की सहायता से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, तुर्की साम्राज्य से मुक्त हो गए वो लोग। इसके बाद अंकियार स्क्लेसी की संधि हुई। किन परिस्थितियों में हुई ये संधि, यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान मिस्र का शासक जो तुर्की सुल्तान के अधीन ही था ने तुर्की सुल्तान को उसके कहने पर क्या हुआ, सैनिक सहायता दे दी। तो बदले में सुल्तान ने खुश होकर उसको कीर्तदीप पुरस्कार में दिया। लेकिन जो मिस्र का शासक मेहमत अली था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, वो इससे संतुष्ट नहीं हुआ और उसने बोला राजा को कि मैं तो कीर्तदीप से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे तो क्या चाहिए, सीरिया पर अधिकार करना चाहता हूँ। नवंबर 1831 में उसने अपने पुत्र इब्राहिम को सीरिया पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया और उसने क्या किया, इब्राहिम ने सीरिया, अकरा, दमिश्क, जाफा और गाजा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। वहाँ की सेनाएं पराजित हुई सुल्तान की। तब सुल्तान ने इंग्लैंड, फ्रांस और रूस से सहायता की बात कही, लेकिन रूस के अलावा कोई भी अन्य देश इसके लिए तैयार नहीं हुआ और फरवरी 1833 में रूसी जहाजी बेड़ा सुल्तान की सहायता के लिए पहुंचा। तो इन परिस्थितियों में इंग्लैंड और फ्रांस ने सुल्तान पर दबाव डाला और कहा कि मेहमत अली को सीरिया, दमिश्क, अलेप्पो और अदन का बंदरगाह दे दिया जाए। और ऐसा करने पर मिस्र की सेनाएं वापस लौट गई। लेकिन रूस ने जो सहायता करी थी तुर्की के सुल्तान की, तो वह भी बदले में कुछ न कुछ चाहता था। तो विवश होकर सुल्तान को क्या करना पड़ा, अंकियास की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े रूस के साथ, जिसके अनुसार क्या हुआ, तुर्की ने डार्डेनल्स के जलडमरू को अन्य सभी राज्यों के युद्धपोतों के लिए बंद रखने और रूसी युद्धपोतों के लिए चालू रखने की सुविधाएं प्रदान की, आने जाने की सुविधाएं प्रदान करी और रूस ने तुर्की को सैनिक सहायता देने का वचन दिया। इस तरह से क्या हुआ कि इस संधि के द्वारा तुर्की पर जो रूस का प्रभाव था अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। लेकिन इन स्थितियों से क्या हुआ, इंग्लैंड परेशान हो गया, फ्रांस परेशान हुआ। इंग्लैंड ने अवसर का फ़ायदा उठाते हुए संधि को रद्द करने का फैसला लिया। सुल्तान ने जब सीरिया पर आक्रमण कर दिया और मेहमत अली की सेनाओं के सामने टिक नहीं पाया, तो 1841 में रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा और फ्रांस ने लंदन की संधि के द्वारा दोनों पक्षों के मध्य में विवाद को सुलझाया
लंदन की संधि ने अंक्यास-क्लेशी की संधि में रूस को जो प्राप्त हुए थे विशेषाधिकार, उनको समाप्त कर दिया और सभी राज्यों ने इस संधि में तुर्की की अखंडता को बनाए रखने का आश्वासन दिया। इस तरह से बच्चों हमने पढ़ा कि किन परिस्थितियों में तुर्की के युद्ध की परिस्थितियां तैयार हुई, किस तरह से यूरोपीय देशों के स्वार्थ थे जिसके फलस्वरूप युद्ध की परिस्थितियां तैयार हुई। अब हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि क्रीमिया का युद्ध किन कारणों से हुआ, क्या क्या कारण थे मुख्य, और 2 चरणों में ये संपन्न हुआ, तो उन चरणों के बारे में पढ़ेंगे और इसका क्या महत्व था, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।